हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे जीवों में जनन। ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है और बीएससी नर्सिंग की जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए अपन ये वन शॉट सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं और आज ये अपन शुरुआत कर रहे हैं और अगले 8 से 9 दिन के अंदर ये पूरी बायोलॉजी जो है 12th क्लास की जो पूरी बायोलॉजी है उसको समाप्त कर देंगे, है ना। तो अगली 40 मिनट के अंदर ये चैप्टर जो है खत्म कर देंगे। एनसीईआरटी की आपकी हर एक लाइन जो है वो इसमें कवर रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी, मतलब एनसीईआरटी की कोई भी एक लाइन मिस नहीं रहेगी इसके अंदर, है ना। तो ध्यान से देखना, इसको देख लोगे। इसके ये जो नोट्स हैं आपको ये कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर ये नोट्स आप ले लेना। लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये लेक्चर जरूर देखना, उसके बाद में ही आपको नोट्स समझ में आएंगे। वरना नोट्स आप सिर्फ नोट्स से पढ़ने जाओगे, नोट्स नहीं समझ में आएंगे। 40 मिनट ये देख लो, 10 मिनट फिर आपको रिवाइज करने में नहीं लगेंगी नोट्स को, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। इसलिए पहले एक लेक्चर देखना, उसके बाद में नोट्स आप ले लेना। टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको आगे की जो क्लासेस आएंगी बीएससी नर्सिंग के लिए वो सारी जो है उनका नोटिफिकेशन भी वहीं मिल जाएगा आपको, ना। टाइमिंग वगैरह मैं सभी वहीं पर बता दूंगा, तो वहाँ जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब करें शुरुआत। चलो, जीवों में जनन, ना, जीवों में जनन पहला चैप्टर है 12th क्लास का। जीवों में जनन जो चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, ना, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, बस चैप्टर है तो पढ़ना है, ठीक है। जीवन अवधि की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या है? लाइफ स्पान इंग्लिश में बोलते हैं। जीवन अवधि मतलब क्या है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक जो मृत्यु हुई है ना, जन्म से लेकर प्राकृतिक जो मृत्यु हुई है उसके बीच का जो समय है, उसके बीच की जो अवधि उसको बोलते हैं जीवन अवधि। अब मान लो किसी का जन्म हुआ और उसका फिर एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो गई, तो वो क्या है? जीवन अवधि के अंदर नहीं आती। वो जीवन अवधि के अंदर नहीं आती, उसको अपन लाइफ स्पान नहीं बोल सकते, क्योंकि वो नेचुरल डेथ नहीं है ना, वो नेचुरल डेथ नहीं है। जन्म से लेके नेचुरल डेथ तक का जो समय है उसको क्या बोलते हैं? जीवन अवधि बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि पहले के जो लोग थे, बूढ़े लोग थे, पुराने जो लोग थे, वो लोग ज़्यादा साल जीते थे, 100 साल जी लिए, 150 साल, इतने साल। और आज वाले 60-70 में जा रहे हैं। तो ये क्या? जीवन अवधि कम हुई है ना। जीवन अवधि क्या है? कम हुई है। पहले वालों की जीवन अवधि ज्यादा थी, अब की जीवन अवधि कम है। तो जीवन अवधि क्या है? जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल क्या होता है? जीवन अवधि होती है। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब अपने जीवन के अंदर, है ना, अपने जीवन के अंदर जो 4-5 अवस्थाएं आती हैं इनकी बात कर लेते हैं। अपना जन्म हुआ, जन्म के बाद में सबसे पहले आती है किशोर अवस्था की प्रावस्था। किशोर अवस्था आने से पहले जो अवस्था आती है उसको बोलते हैं किशोर अवस्था की प्रावस्था। इंग्लिश में बात करें तो जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। ये बातें जो बोल रहा हूं इस लेक्चर के अंदर, जितनी बातें बोल रहा हूं वो सारी आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना। सबसे पहली अपना जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, मेरी लाइफ में सबसे पहली जो स्टेज आएगी वो क्या आएगी? किशोर अवस्था की प्रावस्था, ठीक है, जुवेनाइल फेज जिसको बोलेंगे। एनिमल की बात हो रही है तो उसको जुवेनाइल फेज बोल देंगे या फिर किशोर अवस्था की प्रावस्था बोल देंगे। अगर वही प्लांट्स की बात हो रही है, पादप की बात हो रही है, तो कायिक प्रावस्था बोल देंगे, वेजिटेटिव फेज बोल देंगे। जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में कौन सी अवस्था आती है? किशोर अवस्था की प्रावस्था, एनिमल्स के केस में, जानवरों के केस में, ना। और वही पादप की बात करें तो कौन सी आ जाएगी? कायिक प्रावस्था आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों जो अवस्थाएं हैं, ये दोनों जो अवस्थाएं, इनमें होता क्या है? इनमें क्या होता है? ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है, और क्या होता है? रेडी टू रिप्रोड्यूस, रेडी टू रिप्रोड्यूस। ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ में क्या होता है? रेडी टू रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि वो जनन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जनन कर नहीं सकते लेकिन तैयार हो जाएंगे। भाई अब जनन कर सकते हैं ना, जनन कर सकते हैं, उसके लिए तैयार हो जाएंगे। स्टार्ट नहीं करेंगे जनन करना, लेकिन तैयार हो जाएंगे जनन के लिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरी स्टेज आती है जनन प्रावस्था। कौन सी आती है? जनन प्रावस्था। रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, जनन प्रावस्था। इसके अंदर ये एक्टिवली रिप्रोड्यूस करते हैं। ये जो स्टेज है जनन प्रावस्था, इसके अंदर क्या करेंगे? एक्टिवली रिप्रोड्यूस करेंगे। इसके अंदर सक्रिय रूप से क्या करेंगे? जनन करते हैं, एक्टिवली रिप्रोड्यूस। यहां देखो ग्रोथ हुई, पहली जो अवस्था थी किशोर अवस्था की प्रावस्था, इसके अंदर क्या हुई? वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, और उसके साथ में वो जनन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए तो तैयार हो जाते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कब करते हैं? एक्टिवली रिप्रोड्यूस कब करते हैं? वो जनन प्रावस्था के अंदर करते हैं।
उसके बाद में तीसरी स्टेज क्या है, आयु वृद्धि। अब आयु वृद्धि होती है, ठीक है, जनन प्रावस्था के बाद में क्या होगी, आयु वृद्धि, मतलब बड़ा होगा, मेच्योर होगा इंसान, एजिंग होगी। उसके बाद में जीर्णता आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, ठीक है, बुढ़ापा आ गया, इसको सीनेसेंस इंग्लिश में बोलते हैं। और फिर बुढ़ापे के बाद में क्या होती है, मृत्यु होती है ना। तो ये जीवन के अंदर जो जीवन अवधि है उसके अंदर अलग अलग स्टेजेज हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन कौन सी स्टेजेज आती हैं उनकी अपन ने बात करी है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे जनन की, बात करेंगे। ये अपना इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन जो पहला पार्ट दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, वो अपन ने देख लिया। अब बात करेंगे जनन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो ये देखो, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, ठीक है, और वहीं बात करें गाय का बच्चा गाय ही होगा, बछड़ा हो सकता है ना, वो आप समझ रहे हो ना। इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, ठीक है, बंदर का बच्चा बंदर होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं या फिर रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन, जनन क्या होता है, अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो जनन है वो दो प्रकार का है जी, एक है अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। एक है अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी इनकी डिटेल में बात करेंगे, है ना, डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जनन समझ में आ गया। अब जनन जो है वो दो प्रकार का होता है जी, एक होता है आपका अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए यार, है ना। अलैंगिक जनन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं अब, है ना, एक एक की बात करेंगे। पहले अलैंगिक जनन पढ़ लेंगे, उसके बाद में लैंगिक जनन पढ़ लेंगे, है ना। तो अलैंगिक जनन जो है क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। थोड़ी इंग्लिश की टर्म्स भी आपको बताता रहूंगा ताकि आप एक पेपर में कहीं फंसो ना, है ना। तो अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन क्या होता है, एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके अंदर क्या है, एकल जीव जो है वो संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। मतलब समझ नहीं आया भैया क्या होता है एकल जीव, समझ में नहीं आया, तो मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर एक ही पेरेंट जो है ना, एक ही पेरेंट जो है वो बच्चा पैदा कर सकता है। एक ही पेरेंट बच्चा पैदा कर सकता है। जैसे अपन ह्यूमंस की बात करें, मानव की बात करें, तो मानव के अंदर एक फादर होता है, एक मदर होती, ठीक है, मेल और फीमेल दो की जरूरत पड़ती है बच्चा पैदा करने के लिए। तो वही बात करें अपन अलैंगिक जनन के अंदर, अलैंगिक जनन के अंदर दो की जरूरत नहीं है, एक पेरेंट से ही काम चल जाएगा। एक जीव जो है वही बच्चा पैदा कर सकता है। वही चीज लिख रखी है, एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। एक ही जीव जो है वो संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, किसके अंदर, अलैंगिक जनन के अंदर, है ना। तो उसके अंदर सिंगल पेरेंट की जरूरत है जी, ठीक है, ये बहुत शॉर्ट नोट्स है, सिंगल पेरेंट की जरूरत है, ठीक है, एक सिंगल पेरेंट से काम चल जाएगा। इसके अंदर युग्मक नहीं बनते। अब बात सिंगल पेरेंट की जब हो रही है तो युग्मक बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो लैंगिक के अंदर जरूरत पड़ेगी ना, कि एक मेल से युग्मक बनेगा, एक फीमेल से युग्मक बनेगा, और फिर दोनों को मैच कराएंगे तब जाके बच्चा बनेगा ना। लेकिन यहां वो केस ही नहीं है, यहां तो वो बात ही नहीं है ना, यहां तो पेरेंट ही एक ही है, तो यहां युग्मक भी नहीं बनेंगे, यहां युग्मक नहीं बनते हैं। आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया युग्मक कौन से के अंदर नहीं बनते हैं, तो बोल देना अलैंगिक जनन के अंदर युग्मक नहीं बनते हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है युग्मक की, ठीक है, सिंगल पेरेंट होता है। जो संतति बनती है ना, संतति जनक के एकदम समान होती है। जो संतति बनती है ना अलैंगिक जनन के अंदर, जो संतति बनती है वो जनक के बिल्कुल समान होगी, मतलब पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होगी। जैसा उसका पेरेंट होगा जैसा उसका जनक होगा, जनक क्या होगा, पेरेंट है, ठीक है, जैसा उसका पेरेंट होगा वैसा का वैसा उसका बच्चा होगा, एग्जैक्ट सेम होगा। एग्जैक्ट क्या होगा, सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा। मतलब ये मान लो कि अगर उसके पेरेंट को, एग्जांपल के बोल रहा हूं, अगर उसके पेरेंट को किसी चीज से एलर्जी है तो उसके बच्चे को भी एलर्जी होगी, अगर वो अलैंगिक जनन से पैदा हुआ है तो। अगर वो अलैंगिक जनन से पैदा हुआ है तो अगर उसके पेरेंट को एलर्जी किसी चीज से तो उसके बच्चे को भी होगी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता, लैंगिक जनन के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। अब आपको ये भी पूछ लेता है कि जनक के एकदम समान संतति किसके अंदर बनती है, तो बोल देना अलैंगिक जनन के अंदर बनती है, ठीक है। क्लोन बोलते हैं भाई, क्लोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्लोन, क्लोन किसको बोलते हैं कि भाई जैसा पेरेंट होगा ना, जैसा पेरेंट होगा वैसा ही उसका क्या होगा, ऑफस्प्रिंग होगी, वैसा उसकी संतति होगी। संतति लिख देता हूं, वैसे ही उसकी क्या होगी, संतति होगी, बिल्कुल सेम होगा। इसके लिए ये दोनों क्या होंगे, एग्जैक्ट सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। इसलिए एनसीईआरटी ने इसको नाम दिया गया, क्लोन नाम दिया है। क्या नाम दिया है, क्लोन नाम दिया गया है इसको, है ना। चलो एक मिनट।
अब ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं यार, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना। द्विखंडन का एग्जांपल क्या है? बाइनरी फिजन जो है, अब ये बाइनरी फिजन होता कैसे है, ठीक है, वो समझने की अब समय नहीं रहा है, ठीक है, अपन को ये देखना है कि जहां से क्वेश्चन बनता है उसकी बात करेंगे, है ना। तो बाइनरी फिजन जो है, द्विखंडन जो है, आपको इसके एग्जाम ये नहीं पूछेगा कि बाइनरी फिजन होता कैसे, कभी नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, आपको ये पूछेगा कि बाइनरी फिजन की एग्जाम्पल बता दो हमें, ठीक है, या फिर आपको एग्जाम्पल दे देगा इसके अंदर कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पूछ लेगा, वो कौन सा लैंगिक जनन होता है वो पूछ लेगा, तो ये नहीं पूछेगा कि ये होता कैसे, ऐसा कभी नहीं पूछेगा ना, कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है ना। चलो, द्विखंडन जो है, द्विखंडन इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन, किस किस के अंदर होता है जी? अमीबा पैरामीशियम जो है, अमीबा और पैरामीशियम जो है ये कैसे अलैंगिक जनन करते हैं? द्विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। फिर बात करें मुकुलन, इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग, ये मुकुलन जो है किसके अंदर देखा गया है? यीस्ट और हाइड्रा के अंदर, ये आपको याद रखने हैं यार, है ना। बाइनरी फिजन, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। उसके बाद में बडिंग की बात करिए अपन ने, तो वो यीस्ट और हाइड्रा के अंदर। कोनिडिया की बात करें, कोनिडिया किसके अंदर बनते हैं? तो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में क्या है? फंजाई है, ठीक है। जेम्यूल की बात करें तो ये क्या है? स्पंज, स्पंज के अंदर जेम्यूल बनते हैं, ठीक है। चलो, फिर बात करें अमीबा के लिए, अपनी एनसीईआरटी के अंदर कुछ खास दो शब्द लिख रखे हैं, उन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। अमीबा जो है, अमीबा जो है इसके लिए लिख रखा है एनसीईआरटी में पूटी भवन और बीजाणु जनन। इनका भी मतलब देखते हैं कि अमीबा के लिए क्यों लिख रखे हैं, इसको थोड़ा एनसीईआरटी में लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लिख रखी है, उनको अपन थोड़ा सा बढ़िया सीधा करके समझेंगे। देखो ध्यान से देखना, पूटी भवन और बीजाणु जनन। पूटी भवन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनसिस्टेशन कहा जाता है, क्या बोलते हैं? एनसिस्टेशन। और बीजाणु जनन को बोलते हैं स्पोरुलेशन, क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो अमीबा के लिए दो शब्द लिख रखे हैं, पूटी भवन और बीजाणु जनन। अब इनका मतलब क्या है वो भी देखो। ये क्या है? आपको दिख रहा है क्या? अमीबा दिख रहा है, इसका नाम लिख देते हैं जी, अगर आपको दिक्कत हो तो अमीबा लिख देते हैं। ये क्या है? अमीबा है, बिल्कुल है अमीबा। अब मैं बोल रहा हूं जैसे ही कोई, ये अमीबा बढ़िया था, बेचारा बढ़िया था, लेकिन जैसे ही कोई विषम परिस्थिति आई, जैसे ही कोई विषम परिस्थिति आई, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, इसके मतलब इसके अनुकूल जो कोई परिस्थिति नहीं है, इसके लिए क्या हो जाएगी? विषम परिस्थिति हो जाएगी, ठीक है। अमीबा था, बढ़िया था, जैसे ही कोई विषम परिस्थिति आएगी तो ये अमीबा है, ये अपने चारों तरफ क्या बना लेगा? तीन लेयर बना लेगा, तीन परत लगा लेगा, जो आपको दिख रही है पिंक कलर के अंदर दिख रही होंगी, ठीक है। ये तीन लेयर बना लेगा, अपनी चारों तरफ बना ली इसने, लेयर भी बना लिया ना, अब से दिख रहा होगा ना। इसने जैसे ही कोई विषम परिस्थिति आई तो अमीबा ने अपने चारों तरफ क्या लगा ली? तीन परत लगा ली। अब एक परत को क्या बोलूंगा मैं? पुटी बोलूंगा। एक परत को क्या बोल, तीन परत बनाई है इसने, एक परत को क्या बोलूंगा मैं? पुटी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? पुटी। इंग्लिश में बोलेंगे उसको सिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिस्ट। और हिंदी में उसको पुटी बोलेंगे एक परत को। और मैं तीनों परतों को साथ में क्या बोलूंगा? पुटी भवन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? पुटी भवन बोलूंगा, एंसिस्टेशन कहा जाएगा। बात सिंपल सी है कि अमीबा था, जैसे ही कोई विषम परिस्थिति आएगी तो अमीबा है, अपने चारों तरफ उस विषम परिस्थिति से बचने के लिए अपने चारों तरफ क्या लगा लेगा? तीन परतें लगा लेगा। एक परत, अगर अकेली परत की बात हो रही तो मैं अकेली परत को क्या बोलूंगा? पुटी बोलूंगा, सिस्ट बोलूंगा। लेकिन मैं सारी जो तीन परतें हैं सबको साथ में अगर मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? पुटी भवन बोलूंगा, एंसिस्टेशन बोलूंगा। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए यार, है ना। एंसिस्टेशन बोल दिया, पुटी भवन बोल दिया। अब विषम परिस्थिति चली गई, वापस क्या आ गई? अनुकूल परिस्थिति आ गई, फेवरेबल कंडीशन आ गई। पहले विषम परिस्थितियां थी, तब तो उसने क्या बना लिया? पूटी भवन बना लिया अपनी चारों तरफ। लेकिन अब विषम परिस्थिति चली गई, अनुकूल परिस्थितियां आ गई, फेवरेबल कंडीशन आ गई, तब क्या होगा? तब क्या होगा? अनुकूल परिस्थिति जैसे ही आएंगी तो ये जो अमीबा है ये अंदर ही अंदर क्या करेगा? बहुखंडन करेगा। क्या करेगा? बहुखंडन करेगा, मल्टीपल फ्यूजन करेगा, मतलब क्या करेगा? विभाजन करेगा। तो ये अकेला अमीबा जात हुआ वो क्या हो जाएगा? यहां पर डिवाइड होकर विभाजन करके बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा बन जाएंगे। छोटे छोटे क्या बन जाएंगे? अमीबा बन जाएंगे। किसके थ्रू बने हैं ये भी इंपॉर्टेंट है कि अमीबा क्या करता है? अंदर ही अंदर क्या करता है? वो अंदर ही अंदर क्या करता है? बहुखंडन करता है, मल्टीपल फ्यूजन करता है। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन हो गया। अब क्या है? ये जो छोटे छोटे अमीबा बने हैं इनको क्या बोलते हैं? बीजाणु अमीबाब बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे अमीबा बने हैं, विभाजन होके, एक अमीबा था उसने आपस में विभाजन करके और छोटे छोटे अमीबा बना लिए। वो छोटे छोटे जो अमीबा हैं उनको क्या बोलते हैं? बीजाणु अमीबाब बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उनको सूडोपोडियोस्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडोपोडियोस्पोर्स। अब देखो ये जो पूटी भवन बना था ना यार, जो तीन लेयर बनी थी, तीन परतें बनी थी, इनकी एक लिमिट है ना, एक लिमिट है। अब जैसे गुब्बारा, आपके पास में कोई गुब्बारा है ना,
ठीक है, गुब्बारा, उसमें आपने हवा भरी 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 बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी, उस गुब्बारे की लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाएगी। अब लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो क्या होगा, गुब्बारा फटेगा जी, ठीक है। वो एक बार तो फूलता रहेगा फूलता रहेगा फूलता रहेगा, लेकिन आप हवा डालते रहे हो डालते जा रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। वैसे ही यहां पर ये हो रहा भाई, ये कि इसकी एक लिमिट है कि ये एक अमीबा को रख सकता था, लेकिन इसके अंदर क्या हो गए, विभाजन के थ्रू, बहुखंडन के थ्रू क्या हो गए, बहुखंडन द्वारा बहुत सारे अमीबा बन गए, इसके अंदर बहुत सारे अमीबा बन गए। अब इसकी भी यार एक लिमिट है, ये जो है ना पुटी भवन, इसकी भी एक लिमिट है, तो ये पुटी भवन जो है वो फटेगा, ये जो पुटी भवन है ये क्या होगा, फटेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये फटेगा, और फटेगा तब ये क्या होंगे, ये जो अंदर छोटे छोटे अमीबा थे ये बाहर निकलेंगे, ये क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, ठीक है। इनकी एक लिमिट है, पुटी भवन की एक लिमिट है, उस लिमिट से ज्यादा अंदर वो डिवीजन होकर बड़े बड़े होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं होते जा रहे हैं, विभाजन करके बहुत सारे बनते जा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर वो पुटी भवन फटेगा। और फटने के बाद में क्या होगा, फटने के बाद में क्या होगा, ये जो छोटे छोटे अमीबाब हैं, ठीक है, ये बीजाणु अमीबाब हैं, ये बाहर निकलेंगे। जो बाहर निकलते हैं, ये जो बाहर निकलते हैं इसको क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन बोलते हैं। ये जो पुटी भवन से बाहर निकले हैं इनको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बीजाणु जनन कहा जाता है। ये जो बीजाणु अमीबाब जो है ना, बीजाणु अमीबाब जो है ये पुटी भवन से बाहर निकले हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया था, पुटी भवन आपको समझ में आ गया, ये पुटी भवन बना था, बीजाणु जनन ये बीजाणु जनन, समझ में आ गई बातें। चलो आगे बात करते हैं अपन। एक है पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन फ्रेगमेंटेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ये प्रोसेस किसके अंदर होती है, हाइड्रा के अंदर होती है भाई, हाइड्रा के अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है। आपको पूछ ले कि पुनरुद्ध भवन का एग्जांपल बता दो तो बोल देना हाइड्रा, ठीक है। चलो अब वाटर हाइसिंथ नाम का एक प्लांट होता है, वाटर हाइसिंथ नाम का एक प्लांट होता है जिसको टेरर ऑफ बंगाल नाम आ जाए तो वाटर हाइसिंथ ही होता है ना। तो टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला गया है, क्योंकि उस टाइम पर ये जो है वाटर हाइसिंथ जो प्लांट है ये फैल गया था, पानी के अंदर फैल गया था ना, और इसको मतलब जितना उसको मतलब हटा रहे थे, वो हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मान लो 10 प्लांट उन्होंने हटाए, 10 प्लांट हटाए भाई कि इसको हटाएंगे, उतने में तो ये 20 प्लांट नहीं लग जा रहे थे, ये इतनी तेजी से फैल रहा था कि अपने में हटाने में नहीं आ रहा था, ठीक है, हटाने में नहीं आ रहा था। तो हटा क्यों रहे थे, इसको लाया क्यों गया था, लाया इसलिए गया था क्योंकि भैया इसके फूल वूल बढ़िया थे, ठीक है, सुंदरता के लिए लाया गया था, लेकिन ये क्या है, फैलने लग गया ना, अत्यधिक मात्रा में क्या है, ये फैलने लग गया, ठीक है। अब ये ग्रो कहाँ करता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ करता है, ये ठहरे हुए जल में। वह आपको ऑप्शन दे देगा कि भैया बहते हुए जल में वृद्धि करता है, ठहरे हुए जल में, आप डटे रहना कि ठहरे जल में ही वृद्धि करता है। वाटर हाइसिंथ जो है वो रुके हुए पानी के अंदर, ठहरे हुए पानी के अंदर वृद्धि करता है। नदी बहती रहती है, नदी के अंदर ग्रो नहीं करता क्योंकि नदी जो है वो बहती रहती है। वही कोई तालाब है जो ठहरा हुआ पानी है उसके अंदर ये क्या करता है, वृद्धि करता है। तो स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं, ठहरे हुए जल को क्या बोलते हैं, स्टेगनेंट बोलते हैं, स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। तो स्टेगनेंट वाटर के अंदर ये ग्रो करता है वाटर हाइसिंथ। अब इसको क्यों हटाया जा रहा था, इसका खतरा क्या था ना, फैल रहा है कोई दिक्कत नहीं, फैलने दो। खतरा क्या था इसका, खतरा यह था कि जिस पानी के अंदर, जिस जल के अंदर ये उग गया, वृद्धि कर गया, जिस जल के अंदर ये ग्रो कर गया, वृद्धि कर गया, तो वहां क्या होगा, उस पानी से ये क्या करता है, ऑक्सीजन को निकालने लग जाता है, ऑक्सीजन को खींचने लग जाता है। जिस पानी के अंदर वाटर हाइसिंथ जो है, ये प्लांट जो है वो वृद्धि कर रहा है ना, उस जल से, ये वाटर हाइसिंथ का जो प्लांट है ये उस जल से क्या निकालने लग जाता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालने लग जाता है। अब उस पानी के अंदर यार ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पानी के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो पानी के अंदर सिर्फ ये अकेला प्लांट तो है नहीं, उसके अंदर और भी जीव है, मछलियां हैं, और भी जीव है, तो वो क्या करने लग जाएंगे, मरने लग जाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि सारी की सारी ऑक्सीजन तो ये भाई साहब ले गए, वाटर हाइसिंथ जो है सारी की सारी ऑक्सीजन लेके बैठ जाता है। दिखाऊं आपको मैं, ये मान लो पानी है, ये क्या है, पानी है, इस पानी के अंदर लग गया भाई वाटर हाइसिंथ लग गया, ठीक है, ये क्या है, वाटर हाइसिंथ है, ठीक है। अब ये वाटर हाइसिंथ क्या करेगा, इस पानी से ऑक्सीजन जो है वो खींच लेगा, ऑक्सीजन जो खींच लेगा। अब इस पानी के अंदर और भी जीव है, और भी जीव है, जैसे कोई मछली है, कोई मछली है, वो मछली बेचारी मरने लग जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन जो थी वो तो ये वाटर हाइसिंथ खींच लेगा, अब ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो मरेगी, ठीक है। इसलिए क्या करते थे अपन, इनको हटाने की कोशिश करते थे, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा गया, ठीक है। अब एक प्लांट है पत्थर चट्टा, एक प्लांट है जी पत्थर चट्टा, ठीक है, सबने सुना होगा और एग्जाम वाम से तो आपने देखा भी होगा, है ना। पत्थर चट्टा छोटा सा प्लांट होता है, पत्तियां होती हैं उसके, ना। ब्रायोफाइलम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइलम। अब इसको इसके बारे में क्या बातें हैं कि इसकी जो पत्ती होती है ना, इसकी जो प्लांट है, इसकी जो पत्ती है, एक मिनट, गलती बन गया, बहुत ज्यादा गलत बन गई भाई पत्ती, तो ये मान लो ऐसी पत्ती है ना। अब इसकी जो पत्ती है ना, उस पत्तियों पर क्या निकलने जाते हैं, छोटी छोटी कली निकलने लग जाती हैं,
छोटी छोटी कलियां निकलने लग जाती हैं। ये जो पत्थरचट्टा जो प्लांट है, पत्थरचट्टा जो प्लांट है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां भी उग सकती हैं। आपने सुना होगा कि कुछ कोई प्लांट होता है, उसकी डाली तोड़ के ले आओ, डाली काट के ले आओ, उस डाली को आप लगा दो, मिट्टी में लगा दो तो वो उग जाती है। ठीक है, सुना है ना। वैसे ही इस प्लांट जो है, इसकी पत्ती उगती है, इसकी लीफ जो है वो भी उग जाती है। क्यों उग जाती है? क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो पत्तियां हैं उसके किनारों से, पत्ती के जो किनारे हैं उसके किनारों से क्या निकलने लग जाते हैं? छोटी छोटी कलियां निकलने लग जाती हैं और वो उग जाती है ना। पत्तियों के कटे किनारों से अपस्थानिक कलियां उत्पन्न होती हैं। इसकी जो पत्ती है, इसके जो कटे किनारे हैं, ठीक है, यहां पर क्या अपस्थानिक जो कलियां, मैंने आपको बता दिया, एडवेंटिशियस बर्ड्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस बर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में। अपस्थानिक जो कलियां हैं वो निकलती हैं यहां से, एडवेंटिशियस बर्ड्स फ्रॉम लीव्स। ठीक है, ये आपको पूछ ले, बता देना अपस्थानिक कलियां किससे निकलती हैं, तो बोल देना पत्थरचट्टा से, ब्रायोफाइलम से निकलती हैं। ये अपन ने बात कर लिया, अलैंगिक जनन की बात कर लिया। बात करेंगे लैंगिक जनन की, बात करेंगे। अलैंगिक जनन के अंदर इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना पढ़ लेना काम बन जाएगा आपका ना। अब बात करें लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था अलैंगिक जनन के अंदर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है, सिंगल पेरेंट से काम चल जाएगा, एक जनक की जरूरत पड़ती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात आती है, लैंगिक जनन की जब बात आती है, तो यहां पर द्विजनक, दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, बाई पेरेंटल कंडीशन होती है इसके अंदर, है ना। दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, द्विजनक। ठीक है, द्विजनक, एक मेल होगा एक फीमेल होगी, एक मेल होगा एक फीमेल होगी, सिंपल सी बात है। लैंगिक जनन के अंदर दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, दो जनकों की जरूरत पड़ती है, एक मेल होगा एक फीमेल होगी। यहां से जो मेल होगा वो क्या बनाएगा? नर युग्मक बनाएगा, और जो फीमेल होगी वो क्या बनाएगी? मादा युग्मक बनाएगी। युग्मक क्या होता है? गेमीट। ठीक है, मेल जो होगा वो क्या बनाएगा? नर युग्मक, और जो मादा होगी वो क्या बनाएगी? मादा युग्मक। ठीक है, इन दोनों युग्मकों को, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों को जब हम मिला देंगे, ठीक है, युग्मकों का जब मिलन होगा तब क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा, जाइगोट जिसको बोलते हैं। क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि लैंगिक जनन जो होता है इसके अंदर दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, बाई पेरेंटल कंडीशन होती है, दो जनकों की जरूरत पड़ती है, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। मेल जो है वो नर युग्मक बनाएगा और फीमेल जो है वो मादा युग्मक बनाती है। अब नर युग्मक और मादा युग्मक को मैं आपस में मिला दूंगा, दोनों का मिलन करवा दूंगा, तो क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जाइगोट है, या आगे इसके अंदर ग्रोथ होगी, डिवीजन होगा, और क्या बन जाएगा? ये एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद में बच्चा बन नहीं जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये जो है ना द्विजनक है, लैंगिक जनन है, इसके अंदर क्या होती है? विविधता होती है। क्या होती है? विविधता होती है। जैसे अपन अलैंगिक जनन के अंदर पढ़ के आए थे कि जैसा पेरेंट होगा वैसा ही उसका बच्चा होगा, एग्जैक्ट सेम कॉपी होगी। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए अपन, थोड़ी देर पहले अपन पढ़ के आए हैं कि दोनों क्या है? एग्जैक्ट कॉपी होंगी। ये बात पढ़ चुके हैं अपन। मतलब जैसा उसका पेरेंट होगा वैसा उसका बच्चा होगा। मतलब पेरेंट को कोई एलर्जी है तो बच्चे को डेफिनेटली एलर्जी होगी। ठीक, अपन एग्जाम्पल के लिए देखा। वहीं बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन के अंदर क्या होते हैं यार? वेरिएशन आते हैं, विविधता होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखो, जो मदर है उसका खानदान अलग है, मदर का खानदान अलग है, फादर का खानदान अलग है। मानते हो या नहीं मानते ये बात? मदर का खानदान अलग है, फादर का खानदान अलग है। बच्चे के अंदर दोनों के थोड़े थोड़े गुण आते हैं, तो बच्चा क्या है? दोनों का मिक्सचर है, दोनों का हाइब्रिड है जी, दोनों का क्या है? हाइब्रिड है। उसके अंदर दोनों के गुण आ जाएंगे, दोनों के गुण आ जाएंगे। तो बच्चा ना तो फादर जैसा है बिल्कुल पूरी तरह, ना तो बच्चा पूरा फादर की तरह है, ना पूरा मदर की तरह है। ठीक है, तो उसके अंदर थोड़े थोड़े पापा के भी गुण आएंगे, थोड़े थोड़े मम्मी के भी गुण आएंगे। मानते हो या नहीं मानते बात? तो उसके अंदर क्या आती है? विविधता आती है। क्या आती है? विविधता आती है। एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं होगी। मान लो फादर को किसी चीज से एलर्जी है भाई, तो बच्चे को एलर्जी होगी, जरूरी थोड़ी है ये बात है। हो सकती है एलर्जी उसको, लेकिन होगी ही। ये बात जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है ये बात, है ना। मदर और फादर को कोई कंडीशन है और बच्चे को वो सेम कंडीशन हो जाए, ये बात जरूरी नहीं है। हो सकती है, कंफर्म नहीं है। चलो ये बात तो ठीक है। तो ये क्या है? मतलब विविधता आई है उनमें। क्या ये विविधता आई है? ठीक है। और आप बोलोगे कि भैया एग्जैक्ट सेम कॉपी तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी होती है, क्योंकि लैंगिक जनन के अंदर भी होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जुड़वा होते हैं तो उनके अंदर तो वो सेम दिखते हैं, बिल्कुल सेम दिखते हैं। तो मैंने कहा वो आपको सेम दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे की, ना, उनके अंदर भी डिफरेंस होता है, उनके अंदर भी डिफरेंस होता है, हर चीज का डिफरेंस होता है। ऐसा वो तो फिल्मों में दिखाते हैं कि एक के मुक्का मार रहे हो तो दूसरे के लग रहा है, रियल में थोड़ी ना होता है, रियल में नहीं होता है वैसा, है ना। हाँ, तो वो भी डिफरेंस होता है, उनके अंदर भी विविधता होती है। अब बात करें नर तथा मादा जनन संरचनाएं। ठीक है, नर और मादा जनन संरचनाओं की बात करेंगे ना। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, अगर एक ही प्लांट पर हो,
मादा और नर जो संरचनाएं हैं, ठीक है, अगर वो जनन संरचनाएं जो है वो एक ही प्लांट पर हो, मान लो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इस पर मेल भी है और इस पर फीमेल भी है, एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों संरचनाएं मौजूद हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? द्विलिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विलिंगी, है ना। एक ही प्लांट पर, वापस सुनो ध्यान से, एक ही, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल बातें हैं। एक ही प्लांट पर अगर मेल और फीमेल दोनों हो तो उसको क्या बोलेंगे? द्विलिंगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विलिंगी। तो यही बात लिखा है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है एक ही पादप पर हो ऑन सेम प्लांट, तो उसको क्या बोलते हैं? द्विलिंगी बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। फिर बात करें, अगर नर तथा मादा जो जनन संरचनाएं अगर भिन्न पादपों पर हो, ये एक प्लांट है, इस पर सिर्फ क्या है? मेल स्ट्रक्चर है, इस पर क्या है? ये दूसरा प्लांट है, इस पर क्या है? सिर्फ फीमेल स्ट्रक्चर, दोनों अलग अलग प्लांट्स पर हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? एकलिंगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एकलिंगी। अगर, बहुत सिंपल बात है, आप ध्यान से सुनो, अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जनन संरचना अगर एक ही प्लांट पर हो, एक ही प्लांट पर दोनों हो, तो उसको बोलेंगे द्विलिंगी बोलेंगे। उस प्लांट को क्या कहा जाएगा? द्विलिंगी कहा जाएगा। अगर मेल और फीमेल जो पार्ट है, मेल और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, अगर अलग अलग प्लांट्स पर हो तो उनको क्या बोलेंगे अपन? अलग अलग पादपों पर हो तो उनको क्या बोलेंगे? एकलिंगी बोलेंगे। कोई दिक्कत है? अब बात कर ले फंजाई की। ये तो मैंने बात कर ली, प्लांट्स की बात कर ली है ना, प्लांट्स की बात करी तो द्विलिंगी और एकलिंगी बोलेंगे। अब बात करेंगे फंजाई की। फंजाई, अगर एक ही फंजाई पर मेल और फीमेल दोनों हो तो उसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल, उभय लिंगाश्री। क्या बोलेंगे? उभय लिंगाश्री। एक फंजाई है, उस पर मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों स्ट्रक्चर है, दोनों संरचनाएं, नर और मादा दोनों की जनन संरचनाएं एक ही फंजाई पर हो तो उसको क्या बोलेंगे? उभय लिंगाश्री बोलते हैं। ये जो वर्ड्स बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उभय लिंगाश्री बोलते हैं, बाइसेक्सुअल कहा जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। इसको और क्या बोलते हैं? समथैलेसी कहा जाता है। ऐसे फंजाई को क्या बोलते हैं? समथैलेसी बोलते हैं, होमोथैलिक। वहीं बात करें, अगर एक फंजाई पर क्या है? मेल है और दूसरी फंजाई पर फीमेल है, दोनों अगर अलग अलग है, एक ही पर हो तो उभय लिंगाश्री, दोनों अगर अलग अलग हो, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग फंजाई पर हो तो उसको क्या बोलेंगे? विषमथैलेसी, एक लिंगाश्री बोलते हैं, विषमथैलेसी, हेटेरोथैलिक बोलेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं फिर। अब बात करेंगे अपीयरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो मेल का युग्मक और जो फीमेल का युग्मक है उनका वो दिखने में कैसे हैं, वो दिखने में कैसे हैं उनकी बात कर लेंगे। अपीयरेंस का मतलब क्या है? दिखावट कैसी है ना, दिखावट कैसी, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अपीयरेंस बोलते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल जो युग्मक है वो उनका अपीयरेंस कैसा, दिखने में कैसे है, उसकी बात करेंगे, है ना। अगर मेल और फीमेल गैमीट दोनों दिखने में समान है, दोनों मान लो ये क्या है? मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, दोनों दिखने में सेम टू सेम है भाई, दोनों दिखने में सेम टू सेम है। अब दिखने में दोनों सेम टू सेम है ना, तो क्या बोलेंगे? दोनों समान है भाई, समान है तो क्या बोलेंगे? समयुग्मक बोलेंगे। अगर मेल और फीमेल गैमीट जो है, मेल और फीमेल जो युग्मक है, अगर दिखने में दोनों समान है, दोनों अगर दिखने में समान है तो क्या बोलेंगे? उनको समयुग्मक कहा जाएगा, होमोगेमीट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? होमोगेमीट। अगर कुछ ऐसा सा बन रहा है, दोनों युग्मक ऐसे हैं तो मतलब सेम ही है यार, मेल और फीमेल मुझे सेम ही दिख रहे हैं, सेम ही दिख रहे हैं, तो भैया क्या है? समयुग्मक का केस है। ठीक है। और अगर मेल और फीमेल गैमीट जो है, मेल का और फीमेल का युग्मक जो है, अगर वो भिन्न है, जैसे एक मान लो मेल का कुछ ऐसा है, मेल का ऐसा है और फीमेल का ऐसा है, तो दोनों अलग अलग दिखने में बिल्कुल अलग अलग है, तो इससे क्या है? भिन्न है ये, तो उसको क्या बोलेंगे? विषम युग्मक। क्या बोलेंगे? विषम युग्मक, हेटेरोगैमीट कहा जाएगा। चलो अब बात करेंगे बांस की, बेम्बू के बारे में खास बात लिख रखी है कि जो बेम्बू का प्लांट होता है, ठीक है, बेम्बू का जो प्लांट होता है वो अपने जीवन में एक बार फूल आते हैं। उसके क्या है? जीवन में एक बार फूल आते हैं। बांस का जो प्लांट होता है, बेम्बू बोलते हैं इंग्लिश में, जो बांस का जो प्लांट है इसके अपने जीवन में एक बार फूल देता है, ये एक ही बार फूल देता है। वहीं एक और प्लांट है जिसके बारे में लिख रखा है स्ट्रोबाइलिंथस कुंथियाना नीलकुरंजी, ठीक है, इसके 12 साल में एक बार फूल आते हैं, 12 साल में एक बार फूल आते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान में रखना। एक प्लांट है बांस, ठीक है, बेम्बू बोलते हैं, बांस सबने सुना देखा भी होगा। तो इसके जो फूल है वो जीवन में एक बार आते हैं। आपको पूछ ले कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके जीवन में एक बार फूल आते हैं, तो बोल देना बांस है भाई। ठीक है। अब आगे यहीं आपको ये पूछे कि जीवन में ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके 12 साल में एक बार फूल आते हैं, 12 साल में एक बार फूल आते हैं, तो बोल देना नीलकुरंजी या फिर स्ट्रोबाइलिंथस कुंथियाना इसका नाम है। ठीक है। अब ये जीवन चक्र देख लो, जीवन चक्र ऐसा होता है भाई, जीवन चक्र ऐसा होता है। ये जीव है कोई, ये कोई जीव है, ठीक है, जीवन चक्र है वो समझाने की कोशिश की गई है। ये कोई जीव है, ठीक है, जीव कैसा है? द्विगुणित है। कैसा है? द्विगुणित, 2n है, ठीक है।
इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन करके इसने क्या बनाया, युग्मक बनाया। क्या बनाया, युग्मक बनाया। युग्मक कैसा होगा, अर्धसूत्री विभाजन जब हो गया तो द्विगुणित से क्या हो जाएगा, ये एक गुणित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एक गुणित हो जाएगा। ठीक है, एन हो जाएगा, 2n से क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। वहीं एक ये मान लो ये क्या है, मेल है। ये किसका है, एक मिनट, ये किसका है, मेल का है। ये दूसरा युग्मक किसका है, फीमेल का है। फीमेल का है। ये दोनों आपस में मिले, ये दोनों युग्मक जो है ये आपस में मिले और क्या बना लिया, युग्मनज बना लिया। क्या बना लिया, युग्मनज। दो युग्मक आपस में मिलेंगे और क्या बना लेंगे, युग्मनज बना लेंगे। एक एन इसका, एक एन इसका, दोनों को मिलाकर क्या होगा, 2n होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये युग्मनज से क्या बना, भ्रूण बना, और भ्रूण फिर किस में बन गया, वापस जीव के अंदर बन गया। ऐसा जीवन चक्र जो है वो चलता रहता है। चलो अब बात करेंगे इसकी। एक होता है मध्य चक्र, एक होता है ऋतुस्राव चक्र। ठीक है, एक होता है मध्य चक्र, एक मिनट, एक होता है मध्य चक्र, थोड़ा सा तरफ कर लूं ताकि आपको दिखे सही से। एक होता है मध्य चक्र, एक होता है ऋतुस्राव चक्र। दोनों में क्या डिफरेंस है, एनसीईआरटी में दे रखा है बाबू, इसलिए बता रहा हूं ना। मध्य चक्र इंग्लिश में बोलते हैं ओस्ट्रोसाइकिल, ऋतुस्राव चक्र इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मैं नहीं बताऊं तो भी आपको पता है ना। तो मध्य चक्र ओस्ट्रोसाइकिल और जो ऋतुस्राव चक्र इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि जो मध्य चक्र है, जो ओस्ट्रोसाइकिल है, ये किस में चलती है, नॉन प्राइमेट्स जो है ना, नॉन प्राइमेट्स जो है उसके अंदर ये चलती है। ठीक है, और जो ऋतुस्राव चक्र है वो किस में चलती है, प्राइमेट्स में चलती है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। पहला जो डिफरेंस है वो ये हो गया कि जो मध्य चक्र है वो किस में चलता है, नॉन प्राइमेट्स में चलता है, और जो ऋतुस्राव चक्र है वो प्राइमेट्स में चलता है। अब आप बोलोगे भैया ये नॉन प्राइमेट्स कौन से जीव होते हैं, ऐसे कौन से जीव हैं जिनको नॉन प्राइमेट बोलेंगे। तो अभी एग्जांपल बताता हूं ना मैं आपको, ना। तो नॉन प्राइमेट वाली बात ध्यान में रखना। अब नॉन प्राइमेट्स होते कौन से हैं, काऊ, गाय, शिप, भेड़, रेट, ठीक है, बफेलो, डॉग, टाइगर, डियर, ठीक है, हिरण हो गया आपका, चीता हो गया, आपके जो डॉग कुत्ता हो गया, बफेलो भैंस हो गई, चूहा हो गया। इनमें क्या चलती है, मध्य चक्र चलता है। क्या चलता है, मध्य चक्र, ओस्ट्रोसाइकिल चलती है। और जो प्राइमेट्स कौन से होते हैं, आपका जो मंकी हो गया, ऐप हो गया, ये जो ह्यूमन हो गया, आपका जो मानव हो गया ना, ठीक है, बंदर, मानव, ये सारे जो है इनके अंदर क्या होता है, ऐप क्या होता है, चिंपैंजी। ठीक है, चिंपैंजी ने सुना, ठीक है। हाँ, तो चिंपैंजी जो है इनके अंदर क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र चलता है। तो मैंने आपको दो बताया कि एक होता है मध्य चक्र, एक होता है ऋतुस्राव चक्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्ट्रोसाइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मध्य चक्र है ये होता है नॉन प्राइमेट्स के अंदर, जो ऋतुस्राव चक्र होता है किसके अंदर, प्राइमेट्स के अंदर। अब नॉन प्राइमेट्स कौन से होते हैं, गाय, भैंस, ठीक है, बकरी, भेड़, ठीक है, ये सारे जो हिरण हो गया, कुत्ता हो गया, ये सारे किसके अंदर आते हैं, नॉन प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। भाई बात करें प्राइमेट्स के अंदर कौन आते हैं, तो वो आते हैं आपके बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गया, आपका जो मानव है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। तो समझ में आ गया, मध्य चक्र किसके अंदर होता है, ये गाय भैंस के अंदर होगा। ठीक है, और आपके मानव है, बंदर, इनके अंदर क्या होगा, ऋतुस्राव चक्र होगा। अब और इनके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, वो है भैया जो मध्य चक्र है इसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है, और जो ऋतुस्राव चक्र है इसके अंदर ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो मैंने आपको तीन डिफरेंस बताए। ठीक है, जो मध्य चक्र है ना, जो मध्य चक्र है उसके अंदर क्या होगी, ब्लीडिंग नहीं होगी। सबसे बड़ा डिफरेंस आपको बोल देगा कि ऐसा कौन सा चक्र है जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती, तो मध्य चक्र के अंदर ब्लीडिंग नहीं होती। और कौन सा चक्र है जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है, तो बोल देना तो ऋतुस्राव चक्र है उसके अंदर ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग होगी किसके अंदर, ऋतुस्राव चक्र के अंदर ब्लीडिंग होगी, मध्य चक्र के अंदर ब्लीडिंग नहीं होगी। ये एग्जांपल्स यार याद रखना। ठीक है, प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स वाली बात भी याद रखना। चलो अब एक होता है एंडयूजी। ठीक है, एंडयूजी किसको बोलते हैं, ओविपेरस। ये एंडयूजी होता क्या, एंडयूज क्या होते हैं ये, ठीक है, ओविपेरस होते क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओविपेरस बोलते हैं इनको ना। तो ये ओविपेरस क्या बला है भाई, जो अंडे देने वाले जीव होते हैं ना, जो जीव अंडे देते हैं, जो जीव अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, ओविपेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओविपेरस कहा जाता है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है कि जो अंडे देते हैं वो क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ठीक है, एंडयूजी बोलते हैं इनको। एक होता है जरायुज, एक होते हैं जरायुज, जिनको क्या बोलते हैं, विविपेरस। क्या बोलते हैं, विविपेरस, संतान को जन्म देने वाले, जो संतान को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस, जरायुज कहा जाता है। और जो अंडे देते हैं, ऐसे जीव, देखो ध्यान से सुनो, ऐसे जीव जो अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपन एंडयूज बोलते हैं, ओविपेरस बोलते हैं। और ऐसे जीव जो संतान को जन्म देते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन, जरायुज बोलेंगे। इसको और सिंपल करूं, जो अंडा देगा ना, जो अंडा देता है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, एंडयूज बोलेंगे, ओविपेरस बोलेंगे। और जो बच्चे को जन्म देता है उसको क्या बोलेंगे, जरायुज बोल देंगे। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब कह रहे देखो सांप की बात करें ना अपन, स्नैक की बात करें, सांप है ना, तो सांप, कुछ सांप होते हैं जो अंडे देते हैं, और कुछ सांप होते हैं जो अंडे भी देते हैं और बच्चे को भी जन्म देते हैं। कुछ सांप तो सिर्फ अंडे देते हैं, कुछ सांप सिर्फ बच्चे देते हैं, लेकिन कुछ सांप ऐसे हैं जो अंडे भी देते हैं और बच्चे भी देते हैं। तो उनको क्या बोलेंगे, ओविविपेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो सिर्फ अंडे देने वाले ओविपेरस,
ठीक है। सिर्फ बच्चा देने वाला वीवी पेरस, लेकिन जो दोनों देते हैं वो क्या बोलता है, ओवी वीवी पेरस, ओवी वीवी पेरस। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। चलो ये एनसीईआरटी में नहीं है, ओवी वीवी पेरस नहीं है, ये दोनों ही है, तो वो आपको बताने के लिए उस। अब बात करिए, अपन ने शुरू में जीवन अवधि की बात करी, तो ये कुछ जानवर हैं, उनकी अपनी जीवन अवधि, कुछ जानवर है, कुछ प्लांट्स हैं जिनकी जीवन अवधि अपन को दे रखी है, वो आपकी पूछी जा सकती है, तो ध्यान से देखना। बटरफ्लाई है भाई, बटरफ्लाई तितली कितने टाइम तक जिंदा रहती है, तो 1 से 2 वीक की इसकी क्या है, 1 से 2 सप्ताह की इसकी क्या है, जीवन अवधि है। फ्रूट फ्लाई 30 दिन की, रोज गुलाब, ठीक है, 5 से 7 साल इसकी जीवन अवधि है। वहीं बात करें बनाना, केला 25 साल तक की है ना, चावल 3 से 4 महीना, ठीक है। बनियन ट्री, बरगद है 200 साल, ठीक है। बरगद का जो प्लांट है, वो बरगद का जो ट्री है, प्लांट तो क्या ट्री है ना, वो क्या 200 साल, ठीक है। करो कौवा 15 साल, ठीक है। पैरट तोता 140 साल, टोटोइज 100 से 150 साल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ 60 साल। वहीं बात करें हॉर्स घोड़ा, घोड़े की बात करें तो 25 से 30 साल, और काऊ गाय जो है 15 से 20 साल, एलिफेंट जो है 60 से 90 साल, डॉग जो है वो 20 से 30 साल। ये इनकी जीवन अवधि है जो आपको याद रखनी है। अब एक चीज आपको बता दूं कि जीवन अवधि, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, है ना, ऐसे हवा में तो उड़ाना, जो बात बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन अवधि जो है वो किसी भी एनिमल या प्लांट की साइज पर डिपेंड नहीं करती। मैं ये बोल रहा हूं कि जीवन अवधि जो है वो किसी भी प्लांट या फिर एनिमल की साइज के अकॉर्डिंग नहीं होती कि भाई बहुत बड़ी साइज का प्लांट है या फिर बहुत बड़े साइज का कोई एनिमल है तो उसकी जीवन अवधि ज्यादा होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। साइज पर जीवन अवधि डिपेंड नहीं करती है। बोला एग्जाम्पल दो, हमें एग्जाम्पल देते हैं जी। ये आपके सामने एग्जाम्पल है काऊ, गाय जो है ना, गाय कितनी बड़ी होती है, 15 से 20 साल इसकी जीवन अवधि है। वहीं बात करें अपन पेरट की, गाय और पेरट, तोता, गाय और तोता, गाय बहुत बड़ी होती है, तोता तो छोटा सा होता है, ठीक है। तो हिसाब से अगर अपन बात करें साइज, जिसकी साइज बड़ी वो जब ज्यादा जिएगा, ऐसे अपन बात रखें ना, तो ये तो यहाँ ही गलत हो जाएगी। गाय बहुत बड़ी होती है तोते के मुकाबले में, गाय तो क्या है 15 से 20 साल जीती है, वहीं तोता आपका 140 साल जीता है। तो जीवन अवधि जो है वो साइज पर निर्भर नहीं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चलो, ये एनसीईआरटी के अंदर टेबल दे रखी है, ठीक है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए भाई। यहां पर ऑर्गेनिजम्स का नेम लिखा है, जीव लिख रखे हैं इधर ना, ऑर्गेनिज्म लिख रखे हैं इधर, उनके क्रोमोसोम नंबर 2n में लिख रखे हैं, इधर आपके गैमीट के लिख रखे हैं ना, गैमीट के लिख रखे हैं, हैप्लॉइड, इधर डिप्लॉइड, इधर हैप्लॉइड। तो ये जो इधर डबल लिख रखे हैं 46 है, इधर इसके आधे कर देना 23 आ जाएगा। इधर जिसके आधे हैं उसके इधर डबल कर दो। मतलब एक चीज याद रख लेना, ये वाले याद रख लो तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो ह्यूमंस की कितने होंगी, 46 23, ठीक है। हाउस फ्लाई 12 6, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर 1-2 डायग्राम में वो देख लेना, बाकी ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहां जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। एनसीईआरटी की आपकी हर एक लाइन जो है वो क्लियर हो चुकी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मुझे मज़ा आएगा। अगर आपको अच्छा लगा है कि हाँ यह सही पढ़ा रहा है तो और भी लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।